नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12 हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड की कहानी संवदिया पढ़ने और समझने जा रहे हैं। इस कहानी को फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। बिहार की पृष्ठभूमि पर लिखी भावपूर्ण कहानी है ये, जिसके दो पात्र मुख्य हैं। एक तो हरगोविंद संवदिया और दूसरा बड़ी बहू। बड़ी बहू की वेदना को इतने सुंदर ढंग से फणीश्वर रेणु जी ने यहाँ चित्रित किया है कि उसे पढ़कर मन जो है वो भाव विविल हो उठता है। साथ ही संवदिया की मनोदशा को भी रेणु जी ने बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया है। सबसे पहले हम इसके शीर्षक को समझते हैं। कहानी का शीर्षक है संवदिया। संवदिया शब्द जो है संवाद से बना है। संवाद को ले जाने वाला व्यक्ति कहलाता है संवदिया। पुराने ज़माने में आज की तरह मोबाइल या टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे, तो उस समय लोग संवदिया के माध्यम से अपना संदेश किसी दूसरी जगह भेजते थे। संवदिया का काम होता था एक जगह से संदेश लेना और वैसे ही जाकर दूसरी जगह उस संदेश को सुना देना। तो यहाँ पर हरगोविंद जो है वो गांव का संवदिया है। जलालगढ़ उसके गांव का नाम है। उसको बड़ी बहू की तरफ से बुलावा आता है हवेली से, और वह यह सोचकर हैरान हो जाता है कि इस ज़माने में तो किसी को संवदिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारे साधन हैं, डाक खाना है, चिट्ठी पत्री भेजी जा सकती है, फिर बड़ी बहू ने मुझे क्यों बुलाया है। उसके मन में ये विचार आता है, ज़रूरी कोई ऐसा संदेश बड़ी बहू को भेजना है जिसे और कोई जान ना पाए, क्योंकि चिट्ठी तो किसी के भी हाथ लग सकती है और कोई भी उसे पढ़कर सारी बातें जान सकता है। तो हरगोविंद के मन में ये विचार आता है कि ज़रूर कोई ऐसा गुप्त संदेश भेजना है जो बड़ी बहू मेरे द्वारा भेजना चाहती है। अगले पंख में कहानी के दिखाया जा रहा है कि हरगोविंद जो है बड़ी हवेली में पहुंचता है और वो देखता है कि वहाँ गांव की बूढ़ी मोदियाइन बैठी हुई अपने कर्ज के पैसे, उधार के पैसे मांग रही है। बड़ी बहू सिर झुकाए बैठी है क्योंकि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। हरगोविंद को मोदियाइन का इस तरह से बड़बड़ाना बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है, क्योंकि बड़ी बहू उसे आंख से इशारा करती है कि मोदियाइन के जाने के बाद ही मैं अपना संदेश तुम्हें दूंगी, सुनाऊंगी। कुछ समय पश्चात मोदियाइन बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। तो हरगोविंद के मन में विचार आता है कि ये बड़ी बहू वही है जो हाथों में हर समय मेहंदी लगाए रहती थी। पहले जब बड़े भाई साहब जीवित थे तो हवेली में कितनी रौनक रहती थी, बड़ी बहू जेवरों से लदी रहती थी। लेकिन अचानक बड़े भाई की साहब की मृत्यु हो जाने के बाद जो बड़ी बहू है उसके बुरे दिन प्रारंभ हो गए। जो दूसरे भाई थे वह अपना हिस्सा लेकर शहर चले गए और बड़ी बहू हवेली में अकेली रह गई। उनकी कोई संतान भी नहीं थी, आय का कोई साधन भी नहीं था। गांव के लोगों ने उधार देना भी अब बंद कर दिया था। हरगोविंद इन सभी विचारों में खोया हुआ था। पुराने दिनों को याद ही कर रहा था कि बड़ी बहू ने हरगोविंद को अपना संदेश कहने के लिए बुलाया। उसने कहा, हरगोविंद भाई, मेरे मायके जाओगे, मेरी माँ को एक संदेश देना कि मैं यहाँ पर बहुत ही दुखी हूँ। खाने पीने को अब कुछ बचा नहीं, मुझे कोई उधार देता नहीं। नौकर एक था वो भी भाग गया है, काम भी सारा मुझे खुद ही करना पड़ता है। गाय को खिलाने के लिए चारा भी नहीं है। तो अगर तो मेरी माँ मेरे भाई को भेजकर मुझे अपने घर वापस बुला ले, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि यहाँ अकेले अब मैं जीवित नहीं रह सकती। हरगोविंद को ये संदेश जो है वो बहुत ही दुखदाई लगता है। उसका हृदय जो है वो रोने लगता है। एक एक संदेश का शब्द उसके हृदय में कांटे की तरह चुभने लगता है। बड़ी बहू से कहता है, ठीक है, मैं आपके मायके आपकी माँ के पास इस संदेश को लेकर जाता हूँ। बड़ी बहू राह खर्च के लिए कुछ पैसे देना चाहती है, लेकिन हरगोविंद उन पैसों को लेने से मना कर देता है और झूठ बोल देता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं चला जाऊँगा। उसके पास पैसे नहीं होते, किसी तरह से वो जाने के पैसों का जुगाड़ करता है। गाड़ी में बैठ जाता है जाने के लिए, लेकिन मन ही मन में
उसके वही संदेश बार बार घूमता रहता है। बड़ी बहू कैसे रो रो कर संदेश सुना रही थी, ये बात उसके मन में कचोटती रहती है। अपना ध्यान बटाने की कोशिश करता है, सहयात्री से बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसकी तरफ से कोई उत्तर न मिलकर वह फिर अपने ही भावों में डूब जाता है और पुरानी बातों को याद करने लगता है। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ वो बड़ी बहू के मायके पहुंच जाता है। बड़ी बहू की माँ पूछती है कि बेटा क्या संदेश लाए हो मेरी बेटी के यहाँ से। तो वो कहता है मैं तो पड़ोस के गांव में आया था, बस यूं ही आपसे मिलने आ गया। और उसकी माता जी को कहता है कि ऐसा कोई संदेश नहीं, आपकी बेटी जो है वो बहुत ही अच्छे से रह रही है, गांव में सब उसका बहुत ध्यान रखते हैं, वो बड़ी सुखी है। लेकिन मन में जो संदेश है वो कांटे की तरह चुभता रहता है। वहाँ पर ना तो वह कुछ खा सकता है, ना ही आराम से वहाँ पर रह पाता है। अगले दिन ही वहाँ से चलने की जिद करने लगता है। मन में उसके वही विचार बार बार घूम रहे हैं कि मैं बड़ी बहू का संदेश उसकी माँ को नहीं सुना पा रहा हूँ। बड़ी बहू की माँ जो है वो हरगोबिंद संवदिया को रुकने के लिए भी कहती है, लेकिन हरगोबिंद का मन जो है वो वहाँ टिकता ही नहीं है। वह सोचता है अगर ये संदेश जो बड़ी बहू का इतना दुखदाई संदेश है, अगर मैं उनकी माताजी को यहाँ सुनाऊंगा तो हमारे गांव की यहाँ पर बड़ी ही बदनामी होगी। ये लोग क्या सोचेंगे कि लक्ष्मी जैसी बहू का गांव के लोग ध्यान भी नहीं रख सकते। वो इतनी दुखी है और गांव में उसकी सुध लेने वाला ही कोई नहीं है। इन्हीं विचारों में डूबता उतरता वो वापस आने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। उसके पास पैसे नहीं हैं। आधा रास्ता वो ट्रेन में आता है और आधा रास्ता पैदल चलना शुरू कर देता है। 2 दिन से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं होता है, इसलिए हवेली तक जैसे ही पहुंचता है तो चक्कर खाकर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है वो ज़मीन पर लेटा हुआ है। बड़ी बहू उसके पास बैठी है, उसके मुंह में पानी डाल रही है और उससे पूछती है कि हरगोबिंद भैया क्या हुआ, क्या माँ को तुमने संदेशा सुनाया, माँ ने क्या कहा। हरगोबिंद जो है वो पश्चाताप से दुख से भर उठता है और बड़ी बहू के पैर पकड़ के कहता है आज से आप मेरी माँ हैं, मैं आपका बेटा हूँ, आप इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। जैसे एक बेटा अपनी माँ की सेवा करता है, उसका ध्यान रखता है, वैसे ही आज से मैं भी आपका ध्यान रखूँगा। तो इस तरह से पूरी कहानी 2 पात्रों के आसपास घूमती रहती है, हरगोबिंद संवदिया और बड़ी बहू। बड़ी बहू की दुखद स्थिति का बहुत ही भावपूर्ण ढंग से लेखक ने वर्णन किया है और संवदिया की मनोदशा का चित्रण भी पढ़ते ही देखते ही बनता है। आशा है बच्चों आपको ये कहानी समझ में आई होगी। इसके प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। धन्यवाद।